गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने बैक्टीरियल सेल की बात की थी, उसमें प्लाज्मिड के टाइप्स अपने हो चुके थे, कॉन्जुगेटिव और नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स। उसके बाद अपन ने प्लाज्मिड्स के क्लासिफिकेशन देखे 9 टाइप के। उसके बाद अपन ने बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में समझा विथ डायग्राम। ठीक है, आज अपन बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की। जो बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए है उसमें रेप्लिकेशन की जो रिएक्शन है वो कैसे होती है, तो जो अपन ने यूकैरियोटिक सेल्स में पढ़ी थी और अब पढ़ रहे हैं अपन प्रोकैरियोटिक सेल्स बैक्टीरियल सेल में, तो कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो आज का पॉइंट रहेगा अपना डीएनए रेप्लिकेशन, जिसे अपन पुनरावर्ती भी बोल सकते हैं। रेप्लिका मतलब प्रतिकृति। तो डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में हल्का बहुत समझा दिया था, वापस रिपीट कर लेते हैं। बैक्टीरियल डीएनए अपने जो बैक्टीरियल डीएनए है वो एक राउंड क्रोमोसोम होता है, ये अपन को पहले से पता चल चुका है कि एक राउंड क्रोमोसोम होता है जिसकी लंबाई कितनी होती है 1 से 2 mm। होता क्या है, राउंड क्रोमोसोम जिसकी लंबाई 1 से 2 mm होती है। ठीक है, अतः यह एक बैक्टीरियल सेल की अपेक्षा कई हजारों गुना अधिक लंबा होता है, अतः यह फोल्डेड अवस्था में होता है। फोल्डेड जिसे अपन बोलेंगे वलनित अवस्था। ठीक है, यानी कि ये 1 से 2 mm लंबा होता है, एक बैक्टीरियल सेल की अपेक्षा कई हजारों गुना अधिक लंबा होता है, लेकिन यह वलनित अवस्था में होता है, इसलिए अपन को छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत लंबा होता है और बैक्टीरियल सेल की अपेक्षा कई हजारों गुना अधिक लंबा होता है। क्लियर है? इसके लिए मैं एक आउटलाइन डायग्राम बनाऊं आपके सामने। जैसे कोई ये बैक्टीरियल सेल है, ये इसका न्यूक्लियोइड है या क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम इस बैक्टीरियल सेल की मेम्ब्रेन से एक स्पेशल पॉइंट पर अटैच रहता है। जैसे मान लो कि ये मेम्ब्रेन में ऐसे बना दूं यहाँ पे, तो इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर ये क्रोमोसोम इसकी मेम्ब्रेन से अटैच है यहाँ पर। ठीक है, तो यह वह स्पेशल पॉइंट है जहां से रेप्लिकेशन की रिएक्शन स्टार्ट होगी। इसे अपन बोलेंगे आरंभन पॉइंट। आरंभन को बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। यानी कि बैक्टीरियल सेल का क्रोमोसोम बैक्टीरियल सेल की मेम्ब्रेन से एक स्पेशल पॉइंट पर अटैच रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। यह वही स्पेशल पॉइंट है जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, जिसे कहेंगे आरंभन बिंदु या ओरिजिन पॉइंट, जिसके कारण द्विदिशीय, लास्ट क्लास में मैंने बताया होगा, द्विदिशीय या बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेटिंग फोर्क्स बन जाती है या बनना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है यहां तक? इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया था, द्विदिशीय यानी 2 दिशाओं में। एक तो 5 days से 3 days और एक 3 days to 5 days, ये 2 दिशाएं हो गई जो मैंने कल आपके सामने डीएनए के स्ट्रक्चर में बनाया था। तो इन दोनों दिशाओं में रेप्लिकेटिंग फोर्क्स बनना स्टार्ट हो जाती है और नए नए नाइट्रोजन बेसेस अगर जुड़ेंगे तो नई लड़ियां भी बन जाएगी, तो 2 नए डॉटर डीएनए बनकर अलग हो जाएंगे।
प्रीवियस क्लास में मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया था इसका, ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया जो ह्यूमन की इंटेस्टाइन में रहता है वह 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वह लगभग 40 मिनट में स्वयं के डीएनए का रेप्लिकेट बना लेता है। स्वयं के डीएनए का रेप्लिकेट बना लेता है कितने टाइम में? लगभग 40 मिनट में। इसे उसकी सेल का सी पीरियड कहा जाता है। तो ये चीज अंडरलाइन करना आप, जो 40 मिनट का समय लिया है ई कोलाई ने स्वयं के डीएनए का रेप्लिकेट बनाने के लिए, उसे कहते हैं सेल का सी पीरियड। ठीक है, इस टाइम के बाद डॉटर क्रोमोसोम जो है वह अलग अलग हो जाते हैं, बन जाते हैं डॉटर क्रोमोसोम, और वह एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। अब इसी रिएक्शन को मैंने आपके सामने थ्योरी में बताया, अब डायग्राम बना के समझाऊं तो और क्लियरली आपके समझ में आ जाएगा। इतना समझ में आ गया? अब बनाते हैं अपन इसका एक डायग्राम। वापस से स्टार्टिंग से चले तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था डीएनए रेप्लिकेशन जब पॉइंट स्टार्ट किया था, तो बैक्टीरियल डीएनए राउंड क्रोमोसोम होता है। ये लो जी राउंड क्रोमोसोम, और डबल स्ट्रैंडर्ड होता ही है, ये लो। ठीक है, टाइम 0। जैसे जैसे ई कोलाई की बात चल रही है, यहाँ पे 40 मिनट का टाइम लिया है डीएनए की रेप्लिका बनाने के लिए। तो ये लो जी, एक स्पेशल पॉइंट से अनवाइंड हुआ, बीस। ये टाइम है, नीचे में लिख रहा हूं ये 0, 10, 20, ये टाइम है मिनट में, तो कंफ्यूज मत होना। ये 30 मिनट और ये लास्ट में 40, और ये दो डॉटर डीएनए ये क्रोमोसोम बनके अलग हो गए। यहाँ पे अपन ऐसा शो कर सकते हैं हल्का सा, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट कौन सा है? जहाँ से रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो ये ओरिजिन पॉइंट। 0 मिनट में, 10 मिनट में ये वाला हुआ, यानी कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने कट मारा तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए, और दोनों जो पैतृक डीएनए के स्ट्रैंड है इन पे एक दूसरे पर नए नए नाइट्रोजनी बेसेस या नाइट्रोजनिक क्षारक जुड़ना स्टार्ट हो गए। ये डैश डैश से मैंने शो किया है, दोनों पर ये नए नए नाइट्रोजनी बेसेस जुड़ रहे हैं। तो धीरे धीरे ये जो रेप्लिकेशन की रिएक्शन है ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, देख सकते हो आप। धीरे धीरे ये कोयल ऐसे खुल रही है, ऐसे इसमें थोड़ी सी थी, इसमें थोड़ी बड़ी, इसमें थोड़ी और बड़ी हुई, लास्ट में 2 डॉटर क्रोमोसोम बनके अलग भी हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉटर क्रोमोसोम, और ये क्या है? टाइम इन मिनट। ये डायग्राम आपको डीएनए रेप्लिकेशन में ऐड करना है।
समझ में आ गया होगा। ये रेप्लिकेशन यूँ स्टार्ट हुआ, चलते चलते लास्ट में एक पैतृक डीएनए से दो डॉटर या एक पैतृक क्रोमोसोम से दो डॉटर क्रोमोसोम बनके तैयार हो गए ई कोलाई में 40 मिनट में। इसे सेल का सी पीरियड कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब इसको और डीपली समझे अपन, और डीपली समझना चाहें तो ये कैसे होता है, कौन कौन से एंजाइम्स काम में आते हैं। ठीक है, तो एक आपने साइंटिस्ट का नाम सुना हो अगर, जॉन कायरन्स का। सन 1962 में जॉन कायरन्स नामक वैज्ञानिक ने ये कहा था, क्या नाम था साइंटिस्ट का? जॉन कायरन्स। 1962 में इन्होंने ये बताया कि एक डीएनए है, उसके पास एक स्पेशल पॉइंट पर डीएनए के कुंडलन खुलने जिसे बोलते हैं अनवाइंडिंग यानी कि कुंडलन खुलना। कल मैंने बताया था आपको कि दो दक्षिणावर्त या राइट हैंडेड सर्पिलाकार समांतर लड़ियां होती है, जो एक सर्पिलाकार एक लड़ियां बनाती हुई एक सर्पिलाकार संरचना बनाती है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। तो वो कुंडलन एक स्पेशल पॉइंट पे खुलता है, जैसा अभी मैंने इस डायग्राम में बताया। तो वो पॉइंट कौन सा होगा? तो उस स्पेशल पॉइंट को अपन समारंभन या आरंभन बिंदु, जिसे अपन बोल रहे थे ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। जॉर्ज कायरन्स ने 1962 में ये बताया कि डीएनए के एक स्पेशल पार्ट पर डीएनए के कुंडलन खुलने या अनवाइंड होने की रिएक्शन स्टार्ट होती है। उस स्पेशल पार्ट को या पॉइंट को आरंभन बिंदु या ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है। आगे उन्होंने ये बताया कि इस रिएक्शन हेतु एक स्पेशल टाइप के एंजाइम एंडोन्यूक्लिएज काम में लिया जाता है, जो एक स्पेशल पार्ट से डीएनए के लूप को या स्ट्रैंड को काटता है, कट लगाता है वहां पर। ठीक है, कौन सा एंजाइम है? एंडोन्यूक्लिएज। ये चीज आप नोट कर लेना। अब आगे ध्यान रखना कि जैसे ही एंडोन्यूक्लिएज ने एक डीएनए के स्ट्रैंड पे एक स्पेशल पॉइंट पे कट मारा, तो डीएनए के जो दो स्ट्रैंड है, दो लड़ियां हैं, वह टेम्पलेट का वर्क करेगी, एक दूसरे के लिए टेम्पलेट या सांचे का वर्क करेगी। टेम्पलेट, ये जो डीएनए की दोनों लड़ियां एक दूसरे से अलग हुई है, जिनको अपन बोल सकते हैं रेप्लिकेटिंग फॉर्क। रेप्लिकेटिंग फॉर्क्स कैसी होती है? वी शेप की होती है। अगर आपको याद हो, पिछले क्लास में अपन एक डायग्राम बनाया था ऐसे, वी शेप। तो ये वी शेप या वाई शेप अपन बोल सकते हैं। तो वी शेप की रेप्लिकेटिंग फॉर्क या लड़ियां बनती है जब ये एंडोन्यूक्लियस डीएनए के स्ट्रैंड पे कट मारता है। ठीक है, तो ये रेप्लिकेटिंग फोक एक दूसरे के लिए टेम्पलेट या सांचे, टेम्पलेट को क्या बोलेंगे अपन? सांचा की भांति काम करती है, जो एक दूसरे के पूरक होती है। पूरक को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री यानी जैसे ही एंडोन्यूक्लियस ने एक स्पेशल पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट पर कट मारा डीएनए के स्ट्रैंड पर, तो डीएनए की दोनों जो लड़ियां हैं वो एक दूसरे से अलग हो गई। अलग होकर उसने वी शेप की रेप्लिकेटिंग फॉर्क्स बनाए, लड़ियां बनाए, जो एक दूसरे की टेम्पलेट या
सांचे की भांति काम करेगी, ठीक है, जो एक दूसरे की पूरक होगी, जिसे अपन बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। यहां तक क्लियर है। अब डीएनए के एक रेप्लिकेटिंग फोर्क है, एक रेप्लिकेटिंग फोर्क, दो रेप्लिकेटिंग फोर्क बने, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो डीएनए के या रेप्लिकेटिंग फोर्क के एक डीएनए स्ट्रैंड पर नए न्यूक्लियोटाइड्स का जुड़ना या डीएनए का संश्लेषण कंटिन्यूस होता है, लगातार होता है। ऐसे स्ट्रैंड को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। ये इतना समझ में आ गया होगा, क्लियर कर देता हूं इसको मैं। उससे क्या बोलेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड। और दूसरा जो रेप्लिकेटिंग फोर्क है उस पे नए नाइट्रोजनी बेसेस जो जुड़ेंगे वो खंडों में जुड़ेंगे, उस स्ट्रैंड को बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, जिसे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी सबसे पहले खोज रिजी ओकाजाकी नामक वैज्ञानिक ने की थी। कोई नई चीज नहीं है, पहले पढ़ी हुई चीजें हैं जो अपन रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले इसके लिए एक डायग्राम बना ले तो बेस्ट रहेगा। अपन को पता है कि बैक्टीरियल डीएनए राउंड क्रोमोसोम होता है, पता है, लेकिन अपन को ये भी पता है कि ये दो लड़ियों से मिलकर बना हुआ होता है, पता है अपन को। ये लो, ऐसे बनाया था अपन ने प्रीवियस क्लास में। अब मान लेते हैं जैसे ये डायग्राम बनाया था, तो इसको ही मैं ऐसे बनाना चाहूं, ये लो, तो ये डायरेक्शन है अनवाइंड होने की। डायरेक्शन ऑफ कोइलिंग बोल सकते हैं अपन, कोइलिंग। इसी डायग्राम को अपन ऐसे भी शो कर सकते हैं, ऐसे है। स्टार्टिंग में मैंने क्लास में पहले बता दिया था कि जो डीएनए बैक्टीरियल डीएनए है वो राउंड क्रोमोसोम होता है, तो राउंड बनवाया मैंने। इसमें किसी स्पेशल पॉइंट जिसे ओरिजिन पॉइंट कह रहे हैं, वहां पर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने कट मारा तो ये अनवाइंड या अनकोइलिंग होना स्टार्ट हुआ। जैसे मान लो कि यहाँ पे कट मारा तो एक तो ये लड़ी इसकी अलग हो गई, एक ये अलग हो गई, तो यहां पर ये दोनों क्या बन गई? एक तरह से रेप्लिकेटिंग फोर्क बन गई, लड़ियां बन गई, जिन्हें अपन बोल सकते हैं टेम्पलेट या सांचा, जो एक दूसरे की पूरक होगी। यानी कि पूरक का मतलब है अगर यहाँ पे एडिनिन है तो इस वाली लड़ी पे क्या होगा? थाइमीन होगा। इस वाली लड़ी पे अगर ग्वानिन था तो यहाँ पे क्या होगा? साइटोसिन होगा। इसीलिए पूरक बोल रहे हैं अपन, एक दूसरे की पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। अब जो ये मान लो कि ये वाला जो एक पैतृक डीएनए या स्ट्रैंड है डीएनए का, इस पर नए न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजनी बेसेस जुड़ेंगे, वो लगातार जुड़ रहे हैं, या मैंने गैप कर दिया, अगर लगातार जुड़ रहे हैं, ये लो लगातार जुड़ गए, तो ऐसे स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड, स्ट्रैंड नहीं स्ट्रैंड बोलते हैं। और दूसरा जिसमें नए नाइट्रोजनी बेसेस
खंडों में जुड़ते हैं, जैसे खंड मैंने बीच बीच में हटा दिए ऐसे, तो इस ऐसे नाइट्रोजन बेसिस खंड को जुड़ने को या स्ट्रैंड को बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, जिनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है, या ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी नाम कहां से आया? क्योंकि ऐसे खंडों की खोज रिजी ओकाजाकी नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया उनके सम्मान में? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्लियर है? इसी का अगर अपन एक आवर्धित डायग्राम बनाएं, मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि वी या वाई शेप का रेप्लिकेटिंग फ्रॉक बनता है। ऐसे ये मान लो कि 5 डेज है, ये 3 डेज है, ये 5 डेज है तो ये 3 डेज, ये 3 डेज है तो ये 5 डेज, ये 5 डेज है तो ये 3 डेज, ये 3 डेज है तो ये 5 डेज, ये 3 डेज है तो ये 5 डेज और ये 3 डेज। एक वाई शेप हो गई, अगर ऐसा देखना चाहें तो इससे ये वाई शेप हो गई। अगर अनवाइंड हुआ है जहां से, अगर उसी को देखें तो ये एक वी शेप हो गई। ठीक है, अब ध्यान से समझना वापस इस चीज को, ये आवर्धित करके डायग्राम बनाया है यहाँ का, ये वाला। ठीक है, ये तो पैतृक डीएनए हो गया, ये पैतृक डीएनए का एक स्ट्रैंड हो गया, ये भी पैतृक डीएनए का एक स्ट्रैंड हो गया। नए स्ट्रैंड कौन से बने हैं? एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि एक रेप्लिकेटिंग फ्रॉक पर डीएनए का स्ट्रैंड कंटिन्यूस बनता है, लगातार बनता है, तो उसे बोलते हैं लैडिंग स्ट्रैंड। तो ये वाला कौन सा हो गया? लैडिंग स्ट्रैंड। लेकिन दूसरा ये वाला खंडों में बन रहा है, इसलिए ये कौन सा हो गया? लैगिंग स्ट्रैंड। इसे क्या बोलते हैं अपन? इन खंडों को क्या बोलते हैं अपन? और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब ध्यान देना, डीएनए रेप्लिकेशन की या डीएनए संश्लेषण की या डीएनए रेप्लिकेशन की रिएक्शन तब तक स्टार्ट नहीं होती है जब तक एक डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज या आरएनए प्राइमर, क्या? आरएनए पॉलीमरेज, यही दूसरा नाम क्या है इसका? आरएनए प्राइमर। मैंने ये कहा कि डीएनए रेप्लिकेशन की रिएक्शन तब तक स्टार्ट नहीं होगी, अपन को ये तो पता चल गया कि इस पार्ट, ये ओरिजिन पॉइंट पर डीएनए की रेप्लिकेशन की रिएक्शन स्टार्ट होनी। जैसे मान लो कि ये वाला भाग है, ये वाला भाग है, अपन यहां पे लिख दें ओरिजिन पॉइंट। लेकिन यहां से रेप्लिकेशन की रिएक्शन तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक एक डीएनए डिपेंडेंट, एक डीएनए पर निर्भर रहने वाला आरएनए पॉलीमरेज या आरएनए प्राइमर इस ओरिजिन पॉइंट पर आकर नहीं जुड़ जाता। इसको रेड मार्कर से शो कर रहा हूं मैं, येलो। ये क्या है? आरएनए प्राइमर या आरएनए पॉलीमरेज बोल सकते हैं। ठीक है, जब ये आरएनए प्राइमर या आरएनए पॉलीमरेज इस ओरिजिन पॉइंट पे आके जुड़ जाएगा, तब ही रेप्लिकेशन की रिएक्शन आगे स्टार्ट होगी। ये चीज आप स्पेशली ध्यान रखना। ये आरएनए प्राइमर क्या होता है? यह लगभग 100 न्यूक्लियोटाइड से बनी हुई एक संरचना होती है, यानी कि इसमें 100 न्यूक्लियोटाइड्स या नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। तो ये चीज भी आप अंडरलाइन कर लेना नोट्स बनाते टाइम। अब ध्यान देना,
आरएनए प्राइमर रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम आरएनए प्राइमर ओरिजिन पॉइंट पर आके जुड़ गया है। अब नए नए नाइट्रोजनी बेसेस या नाइट्रोजनी क्षारक 5 से 3 डेज दिशा में 5 डेज से 3 डेज दिशा में जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में। एंजाइम्स का भी स्पेशल ध्यान रखना है अपन को, यानी कि जैसे ही इस ओरिजिन पॉइंट पर आरएनए प्राइमर या पॉलीमरेज आके जुड़ा तो नए नए नाइट्रोजनी बेसेस या नाइट्रोजनी क्षारक, पता है अपन को कौन से, प्यूरिन और पिरिमिडिन है। प्यूरिन में कौन से आते हैं, पिरिमिडिन में कौन से आते हैं, वो भी पता है अपन को। तो नए नए नाइट्रोजनी बेसेस 5 डेज to 3 डेज इस दिशा में जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक है, जो 5 डेज से स्टार्ट होकर 3 डेज दिशा की ओर लंबाई में जुड़ते जाएंगे। तो ये खंड बने हैं इस वाले भाग में, तो इनको डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट से भर दिया जाएगा 5 to 3 डेज दिशा में। जैसे मान लो कि यहाँ पे भर दिया येलो, यहाँ पे भी भर दिया, लेकिन फिर भी कुछ स्पेस गैप रह रहा है, तो इनको लाइगेज एंजाइम से फिर पूरा भर दिया जाता है। कौन सा एंजाइम, एक तो काम आ रहा है डीएनए पॉलीमरेज, और एक डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, और एक लाइगेज एंजाइम। 5 to 3 डेज दिशा में नए नए नाइट्रोजनी क्षारक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में जुड़ रहे हैं। इनके बीच में जो खाली स्थान रहे हैं उनको डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम के द्वारा भर दिया जाएगा। फिर भी कुछ स्थान खाली रह जाते हैं तो उनको लाइगेज एंजाइम द्वारा 3 to 5 डेज दिशा में भर दिया जाता है। ऐसा ही नहीं है कि ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ऐसे ही बने रहेंगे, तो ऐसे ही रहेंगे तो ये नया डीएनए का स्ट्रैंड कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। तो इन खाली स्थानों को, इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को लाइगेज एंजाइम द्वारा भर दिया जाता है। ऐसे 2 नए डीएनए के स्ट्रैंड्स बनके तैयार हो जाते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो लास्ट में अपन को एक पैतृक डीएनए से, ये पैतृक डीएनए है, ये पैतृक डीएनए है ये वाला, इससे 2 नए डॉटर डीएनए प्राप्त हो जाते हैं। तो ये है एक बैक्टीरियल सेल में रेप्लिकेशन की रिएक्शन, जिसको अपन ने डायग्राम बनाकर अच्छे से समझा है। ठीक है, इसमें आप ध्यान रखना स्पेशली एंजाइम्स का। अगर आपसे पूछ ले, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसा कौन सा एंजाइम है, अगर वो ओरिजिन पॉइंट पे आके नहीं जुड़े तो रेप्लिकेशन की रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी, तो कौन सा है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज या आरएनए प्राइमर। जो इस ओरिजिन पॉइंट पे आके जुड़ा तभी रेप्लिकेशन की रिएक्शन स्टार्ट हुई, नए नए नाइट्रोजन बेस जुड़ना स्टार्ट हुए। क्लियर है। इसमें ये भी ध्यान रखना कि जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो 5 डेज to 3 डेज दिशा में बन रहे हैं, जिन्हें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कह रहे हैं। और जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो कौन सी दिशा में है, इसके जस्ट अपोजिट। ये तो ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, एक दूसरे के विपरीत। तो ये आज अपना डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया में विथ डायग्राम कंप्लीट हो चुका है अच्छे से। ठीक है, इसमें कोई आपको डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है, आज के लिए इस क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।